हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में माय फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ रिलेटिवली वेरी स्मॉल, जो कि बहुत ही स्मॉल टॉपिक्स यहाँ पर अगर आप लक्ष्मीकांत में भी देखोगे तो ये एक पेज के दो पेज के टॉपिक्स है। बट यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बोला था कि हम छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर मैं क्यों ये वीडियोस बना रहा हूँ, फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर द ईज ऑफ योर प्रिपरेशन। कि आप अगर आपका ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन समझो प्रिपरेशन में आपका हुआ नहीं है, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, तो अब यहाँ पर मैं सभी पॉइंट्स को 1 घंटे में डिस्कस कर दूंगा, तो आपका वहाँ पर 1 घंटा में टाइम वेस्ट हो जाएगा आपको ढूंढने में, उस पॉइंट्स को समझने में। आपको फिर से पहले से देखना पड़ेगा उस 1 घंटे के लेक्चर से। तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स को छोटे छोटे बिट्स में डिस्कस किया है, छोटे छोटे पार्ट्स किए हैं इसके, और फिर छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे ये एक लेक्चर्स में आपके सामने ला रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस छोटे छोटे पॉइंट्स पर आ जाते हैं माय फ्रेंड्स। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर ये छोटे छोटे पॉइंट्स को एकदम प्रिपरेशन तो वो करते हैं बट रिवीजन वो नहीं देते, क्योंकि बिकॉज वो इट इज़ ए रिलेटिवली स्मॉल टॉपिक। बट क्या होता है ना, जब स्मॉल टॉपिक्स अगर आप रिवीजन करने जाते हैं तो आपको क्या लगता है, नहीं ये आसान है, ये तो बहुत ही स्मॉल है, ऐसा नहीं ना। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, उनके वहाँ पे मार्क्स चले जाते हैं, है ना। फिर वो कुछ 1-2 मार्क्स से वहाँ पर प्रीलिम्स उनकी छूट जाती है, फिर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें प्रीलिम्स क्रैक करना है, हमें मेंस एग्जामिनेशन को भी क्रैक करना है। तो सबसे पहले हमें प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करने हैं हमें, और क्वालिफाई होना है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अभी आप इतना ही ध्यान रखिए कि हमें प्रीलिम्स में जाना है, प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं और मेंस के लिए क्वालिफाई होना है, बस। समझ रहे हो? तो ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज एलिमिनेटिंग एग्जामिनेशन, जिसे हम कहते हैं कि हज़ारों बच्चे यहाँ पर बैठते हैं और कुछ मेंस के लिए सिर्फ 600, 700, 800 वही बैठ जाते हैं, फिर उसमें से फिर फिल्टर होते हैं। तो ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है यूपीएससी का माय फ्रेंड। तो आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है, ईच एंड एवरी पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ना है, उनके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई पर कुछ क्वेश्चन नहीं रहेंगे, आपके सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हो माय फ्रेंड, तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में इसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट यूपीएससी। उसमें आपको पीपीटीज, पीडीएफ, हैंडेड नोट्स सब कुछ मिल जाएगा फॉर योर प्रिपरेशन माय फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है माय फ्रेंड। तो आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग, वेरी स्मॉल बट वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम सीबीआई कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसका लॉन्ग फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो शुरू करने से पहले माय फ्रेंड, अनअकैडमी ने आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लाया है, जो कि अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज रहेंगी आपको, जो कि पेपर 1 चेस पर रहेंगी, है ना। जितना भी आपका यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में पेपर 1 का सिलेबस होता है माय फ्रेंड्स, उतना ही सिलेबस आपको यहाँ पर रहेगा। तो इसकी वजह से आपका पहला फायदा ये हो जाता है कि आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का कॉन्फिडेंटली स्टडी हो जाता है, परफेक्टली आप एक बार रिवीजन और करते हो इस मॉक टेस्ट के थ्रू, है ना माय फ्रेंड। के आप रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस भी आपको मिल सकता है, और किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी आपको पूछता है ना, कैसे आपने लॉजिकली ये क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, और कितने समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो इतना ही नहीं, आप अगर टॉप 5 रैंक्स लाते हो माय फ्रेंड्स, तो आपको 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन, वो भी अनअकैडमी का, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। और वो भी अगर आप टॉप 25 रैंक्स में आते हो तो आपको 3 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन, वो भी अनअकैडमी का, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और एक चीज़ कि अगर आप टॉप 50 रैंक्स में आते हो, है ना, टॉप 50 रैंक्स में अगर आप आते हो तो आपको एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने को मिलने वाले हैं अनअकैडमी की तरफ से। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। तो साथ साथ आपका प्रिपरेशन भी होगा, आपको रियल एग्जाम्स का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको प्रीलिम्स का फॉर्मेट भी पता चल जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन अनअकैडमी पूछता है, और यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो माय फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि विन ए चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप, जैसे कि हमने डिस्कस की। तो इसे जरूर एनरोल कीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में हमारी एनरोलमेंट लिंक यहाँ पर दी गई है आपको। तो उस एनरोलमेंट लिंक के थ्रू आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन फी यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, ये अपॉर्चुनिटीज का फायदा जरूर उठाए माय फ्रेंड। और ये आपको एनरोल करने के बाद ये टेस्ट अवेलेबल होंगी आपको 27 सितंबर को, हाँ फ्रेंड। तो बहुत ही कम दिन बाकी है, तो आपका एक यूपीएससी का एकदम प्रिपरेशन चालू होगा प्रीलिम्स का, हाँ। उसमें ये मॉक टेस्ट सीरीज आप छुड़ाते हो तो आपको बहुत ही फायदा हो जाएगा माय फ्रेंड। तो जल्द से जल्द फायदा उठाइए इस मॉक टेस्ट का। और एक मेन चीज़ कि आपके 10 दिन से कम दिन रह चुके हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 को, आप सभी को पता है। तो आप अपना प्रिपरेशन अनअकैडमी
के साथ कर सकते हैं यूपीएससी सीएससी 2020 का, 21 का, 22 का, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर बैच को, सेकंड ईयर बैच को सब अवेलेबल होगा और अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो कौन सा ऐसा अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं माय फ्रेंड्स कि एक ही सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं अनअकैडमी का तो आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो लाइक लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, वो भी एक प्लेटफॉर्म में आपको सिखाएंगे। स्पेशलाइज सब्जेक्ट के स्पेशलाइज एजुकेटर आपको सिखाएंगे। एग्जॉस्टिव कवरेज सिलेबस आपको मिल जाएगा। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाएगा। लाइव टेस्ट सीरीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी एग्जामिनेशन, है ना। तो टेस्ट सीरीज वो भी लाइव प्रोवाइड करेंगे आपको इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू अनअकैडमी। और स्टडी मटेरियल वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट माय फ्रेंड। और आंसर राइटिंग सेशंस, जो कि आंसर राइटिंग सेशंस अगर आप कहीं सेकेंडरी स्कूल का भी एग्जाम देते हो तो आंसर राइटिंग तो आपको आनी चाहिए। तो आंसर राइटिंग पे बहुत से आपके मार्क्स डिपेंड हो जाते हैं। और क्या होता है ना माय फ्रेंड कि अगर आप अच्छा रिप्रेजेंटेशन करते हो तो आपकी उसमें से प्रोफाइल नज़र आती है कि इस बंदे का स्टडी कैसा हो चुका है, डीप हो चुका है, कि ये रोट लर्निंग कर आया है, तो सब आपको पता चलता है। तो आंसर राइटिंग सेशंस भी आपका अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है ना माय फ्रेंड्स। और मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको ये नो डाउट अबाउट इट आपको ये अनलिमिटेड मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि 100% सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल जाएंगे। मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल जाएंगे। एशियन आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी, परफॉर्मेंस एनालिसिस भी, सेक्शनल क्विजेस भी और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी। इन अदर वर्ड्स आपको जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स और मेंस को क्रैक करने में, तो उतने सब चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर अनअकैडमी के बैचेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन के बाद आपको ये अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाएंगे माय फ्रेंड। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के कोर्सेज को। और ये कोर्सेज 21 सितंबर से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड, जिसमें आपको 3 मेन लैंग्वेज में कोर्सेज सीखने को मिलने वाले हैं। फर्स्ट है बिलिंगुअल जेएस बैच कोर्स, जो कि बिलिंगुअल वर्जन में रहेगा। हिंदी जेएस बैच कोर्स, जो कि हिंदी वर्जन में रहेगा। इंग्लिश जेएस बैच कोर्स, दैट इज एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी 2021, ये फर्स्ट ईयर की फुल ईयर बैच कोर्स है आपके लिए। और फुल ईयर 2 इयर्स बैच कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है इंग्लिश वर्जन में। तो एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी 2022, तो आप ये 2022 का भी फुल ईयर बैच कोर्स ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इन कोर्सेज को, जिसमें आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाएगा लाइक फुल सिलेबस कवरेज, टॉप एजुकेटर्स, प्रीलिम्स एंड मेन टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन माय फ्रेंड्स। तो ये बैचेस 21 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कि आपके लिए अल्टीमेट रिवीजन बूस्टर प्रीलिम्स बैच कोर्स ये शुरू हो चुके हैं, जिसे आप एनरोल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जिसे आप बिलिंगुअल वर्जन में सीख सकते हैं, इंग्लिश वर्जन में भी सीख सकते हैं, दोनों वर्जन में आप सीख सकते हैं। इसका ड्यूरेशन है 5 to 30 सितंबर 2020। और फ्री लाइव क्लासेस आपको इसमें मिलने वाले हैं मंडे टू फ्राइडे। फ्री लाइव क्लासेस अनअकैडमी आपको देंगे प्रीलिम्स रिवीजन करने के लिए और प्रीलिम्स रिवीजन से रिलेटेड। और सेक्शनल क्विजेस भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो सेक्शनल क्विजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो ये भी सेक्शनल क्विजेस आपका अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है माय फ्रेंड, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, है ना माय फ्रेंड। तो फिर आगे आपका डेली जो करंट अफेयर्स होता है, तो डेली करंट अफेयर्स आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट करने के लिए यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए कि T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में आपका अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है। रोज शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चन 20 मिनट 40 मार्क्स के लिए टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा। और ये सबसे मेन चीज़, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का तो हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें, सिंपल वाइटी। अगर आप हमारा ये प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको इमीडिएटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि 24 मंथ्स पर अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं 24 मंथ्स का, तो आपको 64,000 पे करने पड़ते हैं माय फ्रेंड्स। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो 10% इमीडिएटली डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, मीन्स 57,600 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, विच इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू माय फ्रेंड। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के इन कोर्सेज को और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए जल्दी से जल्दी, दो के डिस्क्रिप्शन में आपकी लिंक दी गई है। नाउ आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि बहुत ही स्मॉल टॉपिक है माय फ्रेंड्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रीलिम्स में यहाँ पर पूछे जा सकते हैं माय फ्रेंड कि इसीलिए मैंने आपको क्या करा, इस पर एक सेपरेटली स्पेसिफिक यहाँ पर एक क्या करा, मैंने आपको एक लेक्चर्स CBI पर बनाया है, जिसकी वजह से आपके यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से आपको रिकॉग्नाइज हो जाएंगे यहाँ पर। तो CBI को डिस्कस करने के पहले माय फ्रेंड के हम पहले इंटरपोल ऑफ इंडिया को देख लेते हैं। तो पहले क्या होता है ना माय फ्रेंड्स के पहले इंटरपोल ऑफ इंडिया, है ना, इंटरपोल ऑफ इंडिया जिसे क्या कहते हैं, इंटरपोल मीन्स क्या कहते हैं, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे उसे इंटरपोल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है क्रिमिनल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए। सभी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, कहाँ पर, इंटरपोल में। सभी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उनके एजेंसीज, है ना, जो कि उनके वो कंट्री ने यहाँ पर उनको चुन कर दिए होते हैं। तो वहाँ पर इंटरपोल में ऑर्गेनाइज करते हैं ईच एंड एवरी उनके कंट्रीज़ को, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पार्टिसिपेट क्या कर सकते हैं माय फ्रेंड के
यहाँ पर सभी ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन इस एक इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इंडिया ने इस इंटरपोल में पार्टिसिपेट करने के लिए सीबीआई को अपॉइंट किया है ना, सीबीआई को अपॉइंट किया है, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे हम बोलते हैं। तो 1949 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आईबी जिसे कहते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो को इंटरपोल बनाया गया था इंडिया का, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरपोल में, है ना, जो कि इंटरपोल ऑफ इंडिया कहा जाएगा। दैट इज आईबी को अपॉइंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कभी 1949 में, दैट इज इंटरनेशनल ब्यूरो जिसे कहते हैं आईबी। पर उसका क्या हो गया ना, बट 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसे डिजिग्नेट कर दिया, इस पोस्ट को डिजिग्नेट कर दिया, मीन्स इस पोस्ट का नाम बदल दिया, उसे रखा गया सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किसको रखा गया, दैट इज इंटरनेशनल ब्यूरो को, जो कि इंटरपोल का रिप्रेजेंट करता था इंडिया की तरफ से। तो इसे 1949 में आईबी कहा था, और फिर 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या किया, इसको डिजिग्नेट किया, इसका नाम चेंज कर दिया, आईबी के बजाय क्या रख दिया, सीबीआई रख दिया, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हाँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि माय फ्रेंड कि अब क्या होता है ना कि इंटरपोल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, है ना, इंटरपोल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, क्या होता है इंटरपोल ऑफ इंडिया। तो कि ये क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर वर्ल्ड के, है ना, वर्ल्ड के क्या होते हैं, सभी जो कि जिस कंट्रीज ने वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं वो सब एजेंसीज वहाँ पर होते हैं। उसमें से सीबीआई हमारी एक एजेंसी है, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि सब क्रिमिनल अफेयर्स को हैंडल करता है इंडिया के, है ना। तो वहाँ पर वो रिप्रेजेंट करता है इंटरपोल में, है ना। तो यहाँ पर मल्टीपल रोल्स क्या हो जाते हैं। 1941 में पहली बार करप्शन चार्जेस लग रहे थे ब्रिटिशर्स के ज़माने में, जब 1941 जब ब्रिटिशर्स हम पे राज करते थे माय फ्रेंड, जब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन बढ़ चुका था और करप्शन चार्जेस बहुत ही बढ़ चुके थे, बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे थे। तो फिर ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या किया कि 1941 में पहली बार दिल्ली स्पेशल पुलिस, ये एक टीम ऑर्गेनाइज की, जो कि ये सब एंटी करप्शनिस्ट को और करप्शन के जितने भी चार्जेस है और करप्शन के जितने भी मामले से, जितने भी मैटर्स करप्शन से निकल के आ रहे हैं 1941 में, तो ये सब को हैंडल करेंगे। तो 1941 में पहली बार दिल्ली स्पेशल पुलिस ये ऑर्गेनाइज किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। बट 1946 में हमने क्या किया, जब हमारा देश आज़ाद होने को आया था, तो 1946 में हमने दिल्ली स्पेशल पुलिस, है ना, इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इसे दिल्ली स्पेशल पुलिस जिसे ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उसको दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिश एक्ट 1946 में ले लिया, है ना। तो फिर 1963 में हमने क्या किया कि अंडर होम अफेयर्स, है ना, अंडर होम अफेयर्स नोटिफिकेशन, जो अंडर 1963 में निकला था होम अफेयर्स नोटिफिकेशन, हमने एक नया नाम दे दिया, दैट इज सीबीआई, जिसे दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिश एक्ट के में ले लिया था, जो ब्रिटिश ने बनाया था दिल्ली स्पेशल पुलिस को। तो वो उसमें हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिश एक्ट के अंदर ले लिया। तो फिर उसके 1963 में हमने क्या किया, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के नोटिफिकेशंस के थ्रू हमने क्या किया, इसको डिजिग्नेट किया, है ना, डिजिग्नेट किया, उसका नाम दे दिया सीबीआई, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, विच इज ऑल्सो इंटरपोल ऑफ इंडिया, है ना, जिसे इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो सीबीआई जब बना तो उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया सीबीआई को। उसमें दो पार्ट्स होते हैं सीबीआई में, क्या फर्स्ट होता है जीओडब्ल्यू जिसे कहते हैं हम जनरल ऑफेंसेस विंग, और सेकंड होता है ईओडब्ल्यू दैट इज इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। तो दो पार्ट्स होते हैं, है ना। तो फिर ये बहुत से एजेंसीज इसके अंडर आते हैं माय फ्रेंड्स, इसके मल्टीपल रोल्स होते थे। इतने ही रोल्स हैं आपके स्क्रीन के सामने जो रोल्स दिख रहे हैं, तो उससे ज़्यादा भी ऑर्गेनाइजेशन में सीबीआई के रोल्स होते हैं माय फ्रेंड, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर सीबीआई हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहले दो पार्ट्स हुआ करते हैं सीबीआई के, जो जनरल ऑफिसर्स विंग होता है, इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग होता है, और स्पेशल टास्क फोर्स यहाँ पर भी मल्टीपल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर सीबीआई ट्रेनिंग एकेडमी गाजियाबाद, फॉरेंसिक डिवीजन एंड डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, यहाँ पर ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में सीबीआई का बहुत सा रोल रहता है, मल्टीपल रोल प्ले करता है यहाँ पर इन ऑर्गेनाइजेशन में सीबीआई का। तो इसे कहते हैं सीबीआई के मल्टीपल रोल्स, है ना, जिसमें स्पेशल टास्क फोर्स में भी सीबीआई पार्टिसिपेट करता है, ट्रेनिंग एकेडमी में भी सीबीआई गाजियाबाद उसमें भी यहाँ पर क्या करता है सीबीआई पार्टिसिपेट करता है, फॉरेंसिक डिवीजन में करता है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में करता है। तो के बहुत से मल्टीपल रोल्स हो जाते हैं सीबीआई के, विच इज़ वेरी वेरी वेरी, है ना, बिग एंड ह्यूज, क्या कहते हैं, ह्यूज एजेंसी है सीबीआई, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि सब क्रिमिनल अफेयर्स को और सब ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो इसलिए हमने क्या किया, सीबीआई इज वेरी ह्यूज एजेंसीज, ऑल्सो इट इज इंटरपोल ऑफ इंडिया, समझ है, जो कि इंटरपोल ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे। तो फिर मल्टीपल अनसेबिलिटी, अब जाहिर है अगर आप क्या है ना माय फ्रेंड, आपको अगर ह्यूज एजेंसी आपकी, है ना, जो कि सब क्रिमिनल अफेयर्स को हैंडल करता है इंडिया में, जितने भी क्रिमिनल अफेयर्स होते हैं तो वो सब हैंडल करता है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल रोल्स प्ले करता है आपका सीबीआई, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये जाहिर है कि आपके मल्टीपल अनसेबिलिटी होंगी,
समझ रहे हो कि हमने मान लिया कि ये बड़ी प्रीमाइरिंग एजेंसी है ना, ये सब प्रीमाइरिंग एजेंसी, बहुत बड़ी प्रीमाइरिंग एजेंसी, ह्यूज एजेंसी है। तो इंडिया की है ना, जो इंडिया की बहुत सी ह्यूज एजेंसी, प्रीमाइरिंग एजेंसी, बट यहाँ पर मल्टीपल आंसरेबिलिटी है ना। सो सीबीआई को मल्टीपल आंसरेबिलिटी देना पड़ती है। तो लाइक डीओपीटी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसके जो हेड होते हैं वो पीएमओ के अंडर होते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग होता है माय फ्रेंड, ये डिपार्टमेंट हो जाए तो वो पीएमओ के अंडर होता है, लाइक मीन्स प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर होता है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर्स सीबीआई को हैंडल करते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर सीबीआई के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ में इनडायरेक्टली कहो या डायरेक्टली कहो, आप प्राइम मिनिस्टर आप क्या है इस डीओपीटी के थ्रू, इस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के थ्रू सीबीआई को हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर एक आंसरेबल हो जाता है सीबीआई, है ना। तो जिसके अंदर सीबीआई है उसके अंडर उस डिपार्टमेंट को, सीबीआई को क्या करना पड़ता है, आंसरेबिलिटी देना पड़ती है, आंसरेबल होना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डीओपीटी के थ्रू पीएम हमारे क्या है इस सीबीआई को हैंडल करते हैं, इस ह्यूज प्रीमाइरिंग एजेंसी को हैंडल करते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, हाँ जिसे कहते हैं MOH, हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, जो IPS ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट करता है। तो वहाँ पर भी एक आंसरेबल हो जाता है सीबीआई, वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीबीआई। और इसको भी MOH, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को भी आंसरेबल रहना पड़ता है सीबीआई को। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो होंगे माय फ्रेंड्स को, है ना, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो होंगे जो सीबीआई को रिप्रेजेंट करेंगे, वो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में आए हैं, है ना। ऑब्वियसली मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस के होंगे, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो पब्लिक में सीबीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, वो इट इज़ बिलोंग्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो यहाँ पर भी सीबीआई को क्या होना पड़ता है, आंसरेबल होना पड़ता है। और यूपीएससी, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के यहाँ पे ऑफिसर्स, वहाँ पर भी सीबीआई को क्या होना पड़ता है माय फ्रेंड, वहाँ पर सीबीआई को क्या होना पड़ता है, आंसरेबल होना पड़ता है। तो यहाँ पर इतने सारे आंसरेबिलिटीज सीबीआई को हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देना पड़ती है, लाइक डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन में सीबीआई को रिप्रेजेंट करता है, लाइक यूपीएससी। तो इतने सारे और भी कई सारे हैं। तो इतने सारे माय फ्रेंड्स सीबीआई को यहाँ पर आंसरेबल होना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सीबीआई के ऊपर, जिसे हम डिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। तो आंसरेबल होना ये ज़रूरी बात है, आंसरेबल होना चाहिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आंसरेबल होना चाहिए। तो आपकी तो प्रीमाइरिंग एजेंसी, आपकी सबसे बड़ी एजेंसी जो कि क्रिमिनल अफेयर्स को इंडिया के हैंडल करती है, तो जाहिर सी बात है आपको क्या होना है, आंसरेबल होना है ना। बट इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आपको काम करना है, इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर बैठे हैं, तो आपको सभी को आंसर देना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या होता है ना, शक की बुनियाद वहाँ पर बढ़ जाती है। हर एक समझो डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, PMO वहाँ पर शक करते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स से वहाँ पर शक करते हैं, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, दैट इज पब्लिक प्रोसिक्यूशन वहाँ पर शक करते हैं, यूपीएससी की कुछ शक करते हैं। तो यहाँ पर आपकी क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आ गई, डिफ्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगर आपके ऊपर आ गई, तो शक की बुनियाद वहाँ पर बढ़ जाती है ना माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ऐसे ही हुआ सीबीआई के साथ, हम देखेंगे आगे क्या हुआ सीबीआई के साथ। तो केज पैरोट ये एससी ने क्यों दिया, सीबीआई को क्यों बोला गया ये केज पैरोट, क्यों माय फ्रेंड्स। तो जब जैन हवाला केस हुआ तो सभी को लगा कि सीबीआई के पास ये जांच गई थी कि जैन हवाला केस के बारे में सीबीआई के पास ही सीबीआई से हैंडल कर रहा था। तो फिर क्या हुआ कि सीबीआई सबको लगा, सब लोगों को लगा, सब जनता को लगा कि यार सीबीआई तो बहुत अच्छी है, पर प्रीमाइरिंग एजेंसी, बहुत बड़ी प्रीमाइरिंग एजेंसी है ना, बहुत नाम था सीबीआई का, है ना, जो अभी भी है। तो बहुत बड़ी प्रीमाइरिंग एजेंसी है सीबीआई, प्रीमाइरिंग एजेंसी सीबीआई। तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये जैन हवाला केस को बराबर जस्टिस देंगे, यहाँ पर मुजरिम को खोज निकालेंगे। बट यहाँ पर क्या हुआ, बट सीबीआई डिड नॉट डू वेल, सीबीआई यहाँ पर कुछ काम नहीं कर पाया, कुछ खास काम नहीं कर पाया। तो फिर क्या हो गया, विनीत नरेन केस 1947, जो विनीत नरेन जो थे वो बहुत ही अच्छे क्या थे, जर्नलिस्ट थे। तो उन्होंने क्या किया, एससी में अपील की। तो देखिए ना, एससी सुप्रीम कोर्ट को बोला कि देखिए ये क्या कर रहा है, ये सीबीआई कैसा काम कर रहा है कि जैन हवाला केस में यहाँ पर उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, ही डिड नॉट डू वेल, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, तो ऐसा क्यों काम कर रहा है, ऐसे क्यों जांच कर रही है ना, ऐसे क्यों काम कर रहा है ये सीबीआई, है ना। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, एससी इनके अपील पर क्या हो गए, भड़क उठे, किसके, सीबीआई के ऊपर। इनके अपील को लेकर यह सुप्रीम कोर्ट क्या हो गए, सीबीआई के ऊपर भड़क उठे। तो फिर सीबीआई ने उनको क्या दिया, सीबीआई ने उनको कहा कि सीबीआई इज ए केज्ड पैरॉट। समझ रहे हो आप, केज पैरॉट किसे बोलते हैं माय फ्रेंड्स, क्या अगर केज पैरॉट अगर यूनियन जो बोलेगा वही काम सीबीआई कर रहा है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट से वहाँ पर बोला कि सीबीआई जो केज पैरॉट, सीबीआई केज पैरॉट है, जो भी यूनियन गवर्नमेंट उनको बोल रहा है, जो भी इनके ऊपर डिपार्टमेंट है वो जो बोल रहे हैं वही ये काम कर रहे हैं, है ना। तो फिर इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, जिसे CWC बोलते हैं, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। 2003 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के थ्रू ये बनाई थी, जो कि सब
क्या होता है, तो यहाँ पर इसे रोकने के लिए, इसे फंक्शनिंग को डिस्ट्रॉय होने से रोकने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सीबीआई को नज़र रखने के लिए, सीबीआई के ऊपर नज़र रखने के लिए सीवीसी एक कमेटी बनाई जाए, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के थ्रू 2003 में ये कमेटी बनाई गई। पर फिर यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पर कौन से मैटर सॉल्व होंगे, है ना, इस सीवीसी के अंदर कौन से मैटर सॉल्व होंगे माय फ्रेंड्स, के सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर, कमेटी के अंदर कौन से मैटर सॉल्व होंगे, तो वही मैटर सॉल्व होंगे जो कि एंटी करप्शन है। जितने भी मैटर्स करप्शन के इंडिया में होते हैं और जितने भी केसेस आते हैं करप्शन के, वो सब कौन हैंडल करेगा, सीवीसी हैंडल करेगा, समझ रहे। तो ये एंटी करप्शन जितने भी मामले हैं, जितने भी लॉज है और जितने भी पावर्स है इट रिलेटेड टू सीबीआई है, इट इज़ अंडर द सीवीसी, जो कि सीवीसी के अंडर गए। पर यहाँ पर क्या हो गया ना, तो ये बनने के बाद भी, ये सेंट्रल विजिलेंस कमेटी बनने के बाद भी ना सीबीआई ठीक से फंक्शन कर सकी और ना फिर सीवीसी ठीक से फंक्शन कर सका ना। तो फिर सीवीसी एक्ट जब बना 2003 में माय फ्रेंड, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट जिसे बोलते हैं हम, तो एंटी करप्शन के मामले को सॉल्व करने के लिए बना। बट यहाँ पर 2003 में क्या हुआ कि यहाँ पर ये दोनों सीधे से फंक्शन नहीं कर सक रहे थे, हाँ, सीधे से फंक्शन नहीं कर सके ये दोनों। तो फिर यहाँ पर एक प्रॉब्लम, दिक्कत बन गई, करप्शन बढ़ता गया और यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थे लाइक सीबीआई, सीवीसी एक्ट नहीं कर रहे थे, फंक्शन नहीं कर रहे थे उनके हिसाब से। तो फिर क्या हुआ, इस प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए, है ना, इस फंक्शन को सीधे कॉन्स्टेंटली चलाते रहने के लिए हमने क्या किया, तो ये चीज़ फंक्शन नहीं कर रहे थे तो हमने सोचा कि हम लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट बनाएंगे। 2013 में हमने ये कंसेप्ट लाया था कि सीवीसी और सीबीआई को फंक्शन सीधे से करने के लिए, प्रॉपरली फंक्शंस देने के लिए हम लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 बनाएंगे, जो 2013 में कंसेप्ट ली गई थी। तो फिर क्या होगा, जो कि इंग्लैंड के वायर्ड कमीशन जो होता है ना, इंग्लैंड के वायर्ड कमिटी जो बहुत इंग्लैंड के वायर्ड कमिटीज उससे प्रभावित था ये लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। तो हमने भी यहाँ पर सोचा कि हम वायर्ड कमिटी से प्रभावित यहाँ पर एक एक्ट बनाएंगे जिसे लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 नाम दिया गया है, जो कि 2013 में इसे पास करने की बात चल रही थी, है ना। तो ये 2013 में ये क्या क्या कॉन्सेप्ट आया था माय फ्रेंड्स। तो इंडिया में 8 बार इसे ट्राई किया गया कि यहाँ पर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट पास होगा। 8 बार इंडिया में ट्राई किया गया 2013 में, बट यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, इसे पास हुआ नहीं, कुछ रीजंस की वजह से ये पास हुआ ही नहीं, है ना। तो फिर बाद में ह्यूज अन्ना हजारे करप्शन जब रैलीज निकले थे, अन्ना हजारे की करप्शन रैलीज, एंटी करप्शन रैलीज जब निकले थे, तब उसी दौरान हमने क्या किया, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 को पास किया, है ना। जब कब इन्फोर्स हुआ, वो 2014 में अन्ना हजारे जब रैलीज निकली थी एंटी करप्शन के मामले में, तो उस प्रेशर में हमने क्या किया, जो 8 बार ट्राई किया था हमने लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट को पास करने में, तो हमने वो 2013 का लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2014 में इन्फोर्स किया, समझ रहे हो। 2014 में इन्फोर्स किया। तो जब ये बन गया तब जितने भी सीबीआई के फंक्शंस थे माय फ्रेंड, जितने भी सीबीआई फंक्शन कर रहा था डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर और डिफरेंट केसेस में, जितने भी सीबीआई फंक्शन कर रहा था इट इज़, और जितने भी सीवीसी फंक्शन कर रहा था, डेट इज सेंट्रल विजिलेंस कमेटी जो बनाई थी 2003 में, जितने भी एंटी करप्शन के मामले हैंडल कर रहा था, जितने भी सीबीआई फंक्शन कर रहा था, तो सब एंटी करप्शन के मामले इट इज़ टोटली अंडर द हैंड ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। इस सब किसके नीचे चलेगा, लोकपाल एंड लोकायुक्त। अभी यहाँ पर लोकपाल एंड लोकायुक्त क्या क्या इनके फंक्शंस को सुधारेंगे, इनके फंक्शन क्या करेंगे, प्रॉपर मेंटेन करेंगे, है ना। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर हैंडल किए जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे हर एक फंक्शंस को। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में जो इन्फोर्स हुआ 2014 में बिकॉज ऑफ द अन्ना हजारे रैलीज जब निकली थी एंटी करप्शन के बारे में, तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी आपके एंटी करप्शन के मामले हैं वो फ्री एंड फेयर सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमें, तो जब ये लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 जो कि इन्फोर्स हुआ 2014 में, तो जब ये पास हुआ ना माय फ्रेंड्स, तो हमको एक फ़ायदा हुआ यहाँ से कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर एंड रिटायरमेंट ऑफ सीबीआई ऑफिसर्स जो होते हैं, है ना, जितने भी अपॉइंटमेंट सीबीआई ऑफिसर्स के होते हैं, जितने भी ट्रांसफर सीबीआई ऑफिसर्स के होते हैं और जितने भी ऑफिसर्स के होते हैं सीबीआई में, और रिटायरमेंट होती है जितने भी सीबीआई ऑफिसर्स की, तो वो सब एक क्या हो गया, वो प्रोसेस सब ईजी हो गई। कब से इजी हो गई कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट हमने 2013 के एक्ट से, तो ये सब इजी हो गई कि उनके अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर रिटायरमेंट की प्रोसेस इजी हो गई। तो कब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से बेटर फंक्शन कर सकता है ना। मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि सीबीआई कब पूरी तरह से बेटर फंक्शन कर सकता है, तो तब उसको एक कंप्लीट ऑटोनॉमी दी जाए, समझ रहे हो। तब उसको अगर कंप्लीट ऑटोनॉमी दी गई, है ना, उनके अंडर पावर्स दिए गए, उनके ऊपर कोई भी प्रेशर, किसी भी प्रकार का प्रेशर न रखा जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लाइक DOPT, MOH, है ना, तो वो क्या होंगे, वहाँ पर
अच्छे से फंक्शन कर सकेंगे, प्रॉपरली फंक्शन कर सकेंगे और उनकी फंक्शनिंग वहाँ पर क्या होंगे, मॉडिफाई हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, तो कंप्लीट ऑटोनॉमी मिलेंगी तभी सीबीआई अच्छी तरह से प्रॉपरली फंक्शन कर सकती है। नहीं तो सीबीआई बिकम ए केज पैरॉट। जैसे एससी ने आपको बोला था सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जरूरत है, सीबीआई इज केज पैरॉट, जो यूनियन कह रहा है वही सीबीआई कर रहे हैं। तो नहीं तो आपको कंप्लीट ऑटोनॉमी आप आपको सीबीआई के हाथ में नहीं दोगे तो आपको क्या होता है ना, आप क्या करेंगे, सीबीआई इज ऑल्सो केज पैरॉट, है ना। देन ओनली द सीबीआई बिकम ए रिस्पॉन्सिबल फंक्शन। तो रिस्पॉन्सिबल फंक्शन हो जाएगा सीबीआई, सबके एक मल्टीपल रोल्स है, सबके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आंसरेबिलिटी वहाँ पर बढ़ जाती है सीबीआई की। तो उसके वजह से सीबीआई यहाँ पर फंक्शन नहीं कर रहा है। तो किस वजह से सीबीआई ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपरली फंक्शन कर सकता है, तो वो है माय फ्रेंड जब कंप्लीट ऑटोनॉमी मिलेंगी तब, नहीं तो सीबीआई बिकम ए केज पैरॉट। तो फिर ये क्या होता है ना, फिर अब यहाँ क्या बोला गया है, अगर ना वरना एक जो आपकी प्रीमियर एजेंसी, सबसे बड़ी प्रीमियर एजेंसी मानी जाती है इंडिया की, जो सब क्रिमिनल अफेयर्स को क्या करती है, हैंडल करती है, तो एक भी प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट द स्टेट, समझ रहे हो। तो ये भी प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इट कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट द स्टेट। अगर उसमें कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं दी जाती है तो इट कैन नॉट ऑल्सो बी यूज अगेंस्ट द स्टेट। वहाँ पर उनका रोप नहीं होगा स्टेट्स के ऊपर, वो स्टेट्स को क्या कर सकते, ऑर्डर नहीं दे सकते, है ना। तो आपने न्यूज़ में सुना ही होगा माय फ्रेंड्स कि सीबीआई अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, वो केस पैरॉट हो चुकी है और वहाँ पर क्या बोलते हैं ना कि वो यूनियन के अंडर ही काम कर रही है, वो सीधे से जांच नहीं कर रही है मामलों की। तो यहाँ पर इसकी वजह से कि उनको कंप्लीट ऑटोनॉमी दी नहीं जाती है, जो यूनियन कहता है वही सीबीआई करती है, जो कि वो केस पैरॉट हो चुके हैं। तो ये आपकी प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होने के बावजूद भी यू कैन नॉट बी यूज अगेंस्ट द स्टेट। आप जो सीबीआई है वो आपको ये स्टेट्स के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, वो आपको, क्योंकि आपको कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं है, आपको वो पावर्स दी नहीं हुई है ना, इसलिए वो फंक्शन नहीं करता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो अगर मुझे देखना हो कि सीबीआई अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा है तो मैं किन पॉइंट्स को देखूंगा सीबीआई के, तो होता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। अगर ट्रांसपेरेंसी अच्छी रही, अकाउंटेबिलिटी अच्छी रही, एफिशिएंसी भी अच्छी रही, है ना, इन सॉल्विंग द नंबर ऑफ मैटर्स, इन सॉल्विंग द केसेस, है ना, वेरियस केसेस इन द इंडिया, तो वहाँ पर मैं बोलूँगा कि सीबीआई अच्छा काम कर रही है। अगर आपके सीबीआई में क्या हो गया, आपकी प्राइमरी एजेंसी में आपके ट्रांसपेरेंसी नहीं रही, अकाउंटेबिलिटी नहीं रही और एफिशिएंसी भी नहीं रही, तो यू कैन नॉट डू वेरी वेल, है ना। तो ये मैं बोलूँगा कि सीबीआई इज ए केज पैरॉट, समझ रहे हो। आई होप आप समझ गए होंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करना ना भूलें। और सबसे मेन चीज़, आप अनअकैडमी के कोर्सेज को जरूर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर क्या मिल जाएगा, पीपीटी, PDF, हैंडेड और जो भी आपको यूपीएससी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग जितने भी चीज़ों की ज़रूरत है माय फ्रेंड, उतने सभी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, विच इज़ वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू, है ना। तो हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।